ये जगह छावनी की बैरकों से बहुत करीब थी। अगर हम यहाँ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन करते भी तो गार्ड्स को छावनी से कुमक पहुंच सकती थी। हमें जो कुछ भी करना था छावनी से काफी फासले पर जाकर करना था। चुनाचे हम चलते चलते सड़क का मोड़ घूम गए। आगे जाकर सड़क छोटे छोटे टीलों के बीच में से होकर गुजरती थी। इन टीलों पर कहीं इक्का दुक्का दरख्त उगे हुए थे और किसी टीले पर महज झाड़ियां और खुश्क घास ही उगी हुई थी। इन टीलों में हमें एक जगह छोटी सी जैली कच्ची सड़क दिखाई दी जो बाएं जानिब जुनूब की तरफ से होती हुई उस किले की तरफ चली गई थी जहां हमारा खो बना हुआ था। उसूली तौर पर हमें यहां हमला करना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हमला किस बरते पर करते। हम शाम के सुरमई अंधेरे में उस मकाम पर टीले के नीचे सड़क के किनारे बैठ गए जहां से जैली कच्ची सड़क निकलती थी। सिदा कहने लगी, मेरे रघु, हमारे पास असलहा कहीं से नहीं आ सकता, हमें अपने जहरीले सांपों से ही काम लेना होगा। ये मशवरा वो पहले भी दे चुकी थी, लेकिन मुझे इस मशवरे में कोई जान नजर नहीं आती थी। मुसल्लाह फौजी गार्ड्स के सामने सांप क्या कर सकते थे, और फिर ये मसला भी था कि ये सांप मुसल्लाह गार्ड्स की जीप में कैसे पहुंचेंगे। इलावा इस गाड़ी को हम कैसे रोकेंगे जिसमें डॉक्टर फरीदी सवार होगा। हम देर तक वहां बैठे बहस करते रहे। ये शायद आखिरी चांस था। डॉक्टर फरीदी का फिर हमारे हाथ आना तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि पूना के फौजी हेडक्वार्टर के बारे में ये मशहूर था कि वहां से किसी जासूस का फरार होना ऐसी ही बात थी जैसे मगरमच्छ का शिकार उसके पेट से निकलकर फरार हो जाए। चुनाचे मैंने सर धड़ की बाजी लगाने का फैसला कर लिया और सिथा से कहा कि मैं उसके मशवरे पर ही अमल करूंगा। सिथा ने बड़ी मोहब्बत भरी खतरनाक नजरों से मेरी तरफ देखा और अपने सांप बेटे का मुंह चूम कर बोली, रघु, मेरे सांप अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिन आदमियों पर मैं इन्हें फेंकूंगी उन्हें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, सिधा, अगर हम सांप निशाने पर फेंकने में कामयाब न हुए तो हमारी खैर नहीं। इसके अलावा अगर हम एक गाड़ी पर सांप फेंकने में कामयाब हो भी जाते हैं तो दूसरी गाड़ी का क्या बनेगा जो ऊपर से बंद होगी। असल गाड़ी तो वही होगी जिसमें हमें कब्जा करना है। सिधा कहने लगी, परसों शाम मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी कि हमें क्या कुछ करना होगा। वो मुझे क्या बता सकती थी? मुझे खुद मालूम था कि ये अंधेरे में दुश्मन पर तीर चलाने का मामला है। अगर तीर इत्तेफाक से निशाने पर लग गया तो पौबारा, नहीं तो हम दोनों की हलाकत यकीनी। रात को हम वापस अपनी खो में आ गए। दूसरे दिन हम प्लानिंग करते रहे। प्लानिंग क्या करनी थी? बस सिधा इधर उधर की बातें करती रही। टाके मारने में उसने जरूर महारत हासिल कर ली थी, मगर इस किस्म के कमांडो ऑपरेशन का उसे कोई तजुर्बा नहीं था। मैं उसकी बातें कम सुनता रहा और अपनी प्लानिंग पर गौर करता रहा। बहरहाल मुझे उसके सांपों पर ही भरोसा करना था। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे रोज दोपहर के बाद हमने सांपों की 2 पटारियां उठाई और खुदा का नाम लेकर जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। एक एक पटारी में 6-6 जहरीले सांप थे। मैंने पिस्तौल अपने पास रख लिया था। हमारा लिबास वही सपेरों जैसा था। मैंने पगड़ी की जगह सर पर रुमाल बांध रखा था। अब मेरी दाढ़ी मूछें भी बेतरह बढ़ाई थी। हम एक चक्कर लगाकर उस जगह पर आ गए जहां से कच्ची सड़क बाएं तरफ घूमती थी। उससे भी आगे जाकर हम एक टीले के नीचे आकर रुक गए। ये सड़क वीरान वीरान थी। शायद ये फौजी इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी। दूर से हमें गर्द के बादल में एक ट्रक आता दिखाई दिया। हम टीले की ओट में छुप गए। ट्रक फौजी था जो छावनी की तरफ जा रहा था। ट्रक चला गया तो हम उठकर टीले के ऊपर आ गए। ये जगह ऑपरेशन अटैक के लिए बड़ी मौजूद थी। ऑपरेशन का तरीकाकार ये बनाया गया कि मैं आगे वाले टीले पर पिस्तौल लिए छुपा हूँ। मुझसे पीछे 2 टीले छोड़कर सीधा सांपों की एक पटारी लेकर छुपी होगी। सांपों की एक पटारी मेरे पास होगी। जब फौजी गाड़ी पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी को लेकर आएगी तो सीधा बंद गाड़ी को छोड़कर गार्ड की खुली जीप में सांप फेंकेगी। इस दौरान में अगली बंद गाड़ी मेरे टीले तक पहुंच जाएगी। मैं सामने से जीप के शीशे पर गोली चलाऊंगा और फिर जब गाड़ी रुक जाएगी और सिपाही छलांगे लगाकर बाहर निकलेंगे तो उन पर सांप फेंककर पिस्तौल से फायरिंग शुरू कर दूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये एक इंतहाई कमजोर प्लान था जिसमें सबसे ज्यादा बहादुरी और जांबाजी मुझे ही दिखानी थी। 90% यही तवक्को थी कि न पिस्तौल मेरे काम आएगी और न सांप मेरी मदद कर सकेंगे। अगरचे ये सिथा के आदमखोर सांप थे और इंसान की बू पर लपकते थे, लेकिन इसमें यह खदशा था कि कोई सांप जीप में घुसकर हमारे असल टारगेट यानी डॉक्टर फरीदी को न डस ले। किसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आता कि मुझे सांप नहीं फेंकने चाहिए। इसमें डॉक्टर फरीदी की भी जान को खतरा था। मैंने सिथा को आखिरी बार हिदायत दी और उसे एक टीले पर घास में बिठाकर अपने टीले पर आकर ऊंची घास के पीछे छुपकर बैठ गया। वक्त गुजरता चला गया। आहिस्ता आहिस्ता सूरज मगरिब की तरफ दरख्तों के नीचे उतर गया और टीले के नीचे जो ढलान थी वहां अंधेरा सा छाने लगा। ये ढलान काफी गहरी थी और उसके नीचे एक नाला बह रहा था। सूरज गुरूब हो गया तो इस ख्याल से मेरा दिल धड़क उठा कि मैं
अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हिमाकत कर रहा हूँ। गोया मैं मौत के मुंह में अपने साथ सिद्धा को भी ले आया था, लेकिन अब फैसला वापस लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे छावनी की जानिब से सड़क के दरख्तों वाले मोड़ पर 2 फौजी गाड़ियां अपनी तरफ आती दिखाई दे रही थी। आगे आगे एक बंद जीप थी और उसके पीछे एक खुली जीप चली आ रही थी। जीप की रफ्तार काफी तेज थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जोर से सीटी बजाकर सिद्धा को हमले का सिग्नल दिया। वो मुझे नजर नहीं आ रही थी, वो झाड़ियों की ओट में थी। दोनों फौजी गाड़ियां टीलों के करीब आ रही थी। मैंने टीले पर बैठे बैठे घास की ओट से देखा कि दोनों गाड़ियों में ज्यादा फासला नहीं था। उस वक्त मुझे इस अमर का शिद्दत से एहसास हुआ कि हम खुदकुशी के मिशन पर आए हुए हैं। ये वाकई खुदकुशी का मिशन ही था। अब मुझे अगली जीप के शीशों के ऊपर से मशीन गन की नाली साफ नजर आ रही थी। पिछली खुली जीप में भी एक मशीन गन लगी थी। उस जीप में 6 फौजी बैठे थे, जिन्होंने तिरमजी रंग की मरहट्टा रेजिमेंट की टोपियां पहन रखी थी। सिद्धा मुझसे 2 टीले छोड़कर पीछे बैठी थी। ये मिट्टी के छोटे तोदानुमा टीले थे और उनका फासला ज्यादा नहीं था। अगली जीप के शीशों के पीछे मुझे एक सिविलियन बूढ़े का झुका हुआ सर नजर आया, जिसका रंग फौजियों के मुकाबले में गोरा था। यही पाकिस्तानी डॉक्टर फरीदी था। अगली गाड़ी मेरे टीले के करीब आ चुकी थी। इस दौरान में पिछली खुली जीप उस टीले के नीचे से गुजरने लगी, जिस पर सिद्धा छुपी हुई थी। बिजली की चमक की तरह सिद्धा को मैंने देखा कि वो झाड़ियों में से उठी। उसके हाथ में सांप लहरा रहे थे। उसने सांप पिछली खुली जीप में गिरा दिए। कुछ सांप जीप में जरूर गिरे थे, क्योंकि वहां फौजियों में अफरा तफरी मच गई और जीप एक तरफ को घूमकर रुक गई और सिपाही उछलने लगे। इस असना में मैंने अगली बंद जीप के शीशे पर से ड्राइवर को निशाना बनाकर पिस्तौल का फायर कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरा फायर जीप के शीशे पर लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ कि निशाना शीशे पर तो न लगा, लेकिन जीप का पहलू सामने आया तो गोली उसके ड्राइवर की गर्दन पर जा लगी और जीप अचानक टीले की तरफ घूमकर ऊपर को चढ़ी और फिर तेजी से उल्टी तरफ पीछे को लुढ़की। वहां शोर मच गया। जीप में से सिर्फ एक सिपाही बाहर छलांग लगा सका था। देखते ही देखते बंद जीप ढलान पर तलबाजियां खाती दूर नीचे नाले में एक धमाके के साथ गिरी और गिरते ही उसे आग लग गई। पिछली जीप में से जो फौजी जान बचाकर बाहर कूदे थे, उन्होंने स्टेन गन की अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 सिपाही भागकर टीले पर चढ़े, क्योंकि उन्होंने सिद्धा को टीले से दूसरी तरफ भागते देख लिया था। बंद गाड़ी में से जिस सिपाही ने छलांग लगाई थी, वो दौड़कर पिछली जीप की तरफ भागा। गोलियों की तड़ातड़ और सिपाहियों का शोर ही शोर था। मुझे अभी तक किसी ने नहीं देखा था। मैं टीले की घास में दम साथे लेटा सिद्धा के टीले की तरफ देख रहा था। कभी नाले में जलती बंद गाड़ी पर हसरत की निगाह डालता, उसमें से अब कोई जिंदा नहीं बचा था। जीप नाले में धड़ाधड़ जल रही थी। अचानक मेरी नजर सिद्धा पर पड़ी, जिसको 2 मरहट्टा सिपाही घसीटते हुए अपनी जीप की तरफ लिए जा रहे थे। टीले के अंधेरे ने मुझे बहुत जल्द अपनी चादर में छुपा लिया। मैं अब वहां नहीं ठहर सकता था। मैंने खुश्क ऊंची घास में झुक कर देखा। मैं बाजी हार चुका था। डॉक्टर फरीदी जीप के साथ ही जलकर राख हो गया था। सिद्धा मरहट्टा फौजियों की हद्दें चढ़ गई थी। मुझे अब अपनी जान बचाने की फिक्र थी। भागते भागते मैंने मुड़कर छावनी वाली कच्ची सड़क पर निगाह दौड़ाई। छावनी की तरफ से फौजी ट्रकों की रोशनियां आगे बढ़ रही थीं। ये छावनी की फौजी गाड़ियां थीं जो फायरिंग की आवाज सुनकर या वायरलेस पर कमांडो एक्शन की इत्तला मिलने के बाद मौका वारदात की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मेरा रुख लांस नायक नंदरिकर के क्वार्टर की तरफ था, क्योंकि रात की रात मुझे वहां पनाह मिल सकती थी। सिर्फ वही एक ऐसी जगह थी जहां मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जा सकता था। वहां से क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं थे। दूर से क्वार्टर की रोशनियां मुझे साफ नजर आ रही थी। खेतों के ऊपर से निकलकर मैं उस गली में आ गया जहां लांस नायक नंदरिकर का क्वार्टर था। अपना पिस्तौल मैंने वहीं टीले के पास फेंक दिया और सांपों की पटारी को जीप के गिरने के बाद ढलान की तरफ उछाल दिया था। मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। थोड़ी देर में नंदरिकर के बेटे नंदू ने दरवाजा खोला। मैंने उसे गोद में उठाकर प्यार किया। इतने में उसकी माँ भी आ गई। एक गिर हुए कपड़ों वाले सपेरे को देखकर वो कुछ घबराई। मैंने मुस्कुराकर कहा, नंदरिकर जी को कहो कि गुरुदेव आए हैं। औरत फौरन समझ गई कि मैं कौन हूँ। हाथ बांध कर नमस्कार किया और मेरे चरण छूकर बोली, पधारिए महाराज, वो अंदर ही है। इतने में नंदरिकर भी धोती के पल्लू से हाथ पहुँचता हुआ आ गया। वो रोटी खा रहा था। मुझे देखकर झुका, चरण छुए और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बाहर क्यों खड़े हैं? ये आपका ही घर है। मैं उसके बच्चे नंदू को प्यार करता अंदर कमरे में आ गया। तुम्हारे बच्चे को भगवान ने नया जीवन दिया है नंदरिकर। तुम्हें काली देवी के मंदिर में चक्कर चढ़ाना चाहिए। उसने बताया कि ये फर्ज उसने उसी रोज अदा कर दिया था जिस रोज मेरे भेजे हुए पानी को पीकर उसका बेटा बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। दोनों खुशी से निहाल हो रहे थे। नंदरिकर की बीवी मेरे लिए खाना लेने रसोई में चली गई। मैंने नंदू को गोद से उतारा तो वो भी अपनी माँ की तरफ दौड़ गया। नंदरिकर ने बड़े अदब से पूछा, महाराज आपने दुश्मन को देख लिया क्या? मैंने राजदारी से आगे को झुक कर कहा, देख तो मैंने उसे लिया है, पर नंदरिकर बेटा वहां तो
गोलियां चलने लगी थी। लगता है इस भारत माता के दुश्मन को छुड़ा कर ले जाने वाले वहां आ गए थे। एक जीप नाले में जा गिरी, उसको आग लग गई। मैं तो वहां से निकलकर सीधा तुम्हारे पास आ गया हूँ कि तुम्हें खबर कर दूं। लांस नाइक सोच में पड़ गया, फिर बोला, जरूर उस पाकिस्तानी जासूस के साथ ही वहां घात लगाए बैठे होंगे। आपको तो किसी ने नहीं देखा। मैंने हरिओम कहकर कहा, बेटा हम साधु संतों को कौन देखता है। मैं टीले पर बैठा था कि वहां से अपने दुश्मन को देख सकूं। मैं अपने मंत्र पढ़ने में लगा था कि एक तरफ टीले से गोलियां चली और फिर वहां अफरा तफरी मच गई और जीप ढलान के नाले में लुढ़क गई। लांस नाइक पर बेटे की मोहब्बत का गलबा था। उसको इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैंने दुश्मन जानी डॉक्टर फरीदी को देख लिया था और उसकी शक्ल देखकर मंत्रों के जाप में कामयाब हो गया था। कहने लगा, महाराज फौज उस जासूस के साथियों को जरूर पकड़ लेगी, लेकिन आपने भारत माता के दुश्मन को देख लिया है। मुझे यकीन है कि उसे जलती जीप में से निकाल लिया गया होगा। मैं कल ही आपको उसके बाल ला दूंगा और आप मेरे बच्चे के लिए तैयार कर दीजिएगा। मैंने उसे बताया कि जो ही वो दुश्मन जासूस के बाल लाया तो मैं मंत्र पढ़कर उसे बाल वापस कर दूंगा ताकि वो अपने बच्चे के गले में तावीज बनाकर डाल दे। भगवान की कृपा से उसके बच्चे में से शंखनाग का जहर हमेशा हमेशा के लिए जायल हो जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन मैंने महसूस किया कि वो जीप के हादसे से कुछ परेशान भी था। इतने में उसकी बीवी थाली में खाना परोस कर ले आई। उसने बड़े अदब से मेरे सामने थाली रख दी और दो जानू होकर बैठ गई। मैं भी सोच समझकर वहां आया था। अगर मैं अपनी खो में वापस चला जाता तो वहां से फौजी मुझे यूं ही पुछगिछ के लिए पकड़ कर ले जाते। यहाँ लांस नायक नंद्रिकर मेरे लिए बड़ी अच्छी ढाल साबित हो सकता था, क्योंकि मैं उसे जैसे कहता वो वैसा ही करता। ये उसके बच्चे की जिंदगी और मौत का मामला था। मैंने उसकी बीवी को दूसरे ग्लास में पानी लाने के लिए भेज दिया और खुद नंद्रिकर से कहा, तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? नंद्रिकर बोला, महाराज मैंने किसी से आपका जिक्र नहीं किया, सिर्फ नंदू की माँ को बताया था कि एक गुरुजी हैं, उनके पानी से हमारे बच्चे को नया जीवन मिला है। वो जल्दी से बोला, महाराज मैं अब जबान नहीं खोलूंगा, आप मेरी गलती माफ कर दें। मैं कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। फिर किसी फौजी की तेज आवाज आई। वो फौजी लांस नायक को बाहर बुला रहा था। नंद्रिकर ने मेरी तरफ देखकर दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया और खुद दरवाजे की तरफ तेज तेज कदमों से चल पड़ा। मुझे लांस नायक नंद्रिकर की आवाज आ रही थी। वो क्वार्टर के बाहर गली में खड़ा मरहट्टा फौजियों से बातें कर रहा था। उनकी आवाजों में हंगामी सूरत हाल का असर नुमाया था। इस हंगामी सूरत हाल से मैं बखूबी वाकिफ था, लेकिन मुझे यकीन था कि लांस नायक नंद्रिकर किसी सूरत में भी मेरा उनसे जिक्र नहीं करेगा, इसलिए कि नंद्रिकर के इकलौते बच्चे की जिंदगी का मसला था जो मेरी दवाई से मौत के मुंह से वापस आया था। मुझे जीप स्टार्ट होने की आवाज आई, फिर जीप जन्नाटे की आवाज के साथ आगे बढ़ गई। लांस नायक अंदर आया तो कुछ घबराया हुआ था। मुझे ख्याल आया कहीं उसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया। मुझ पर उसे शक भी हो जाता तो अपने बच्चे की जिंदगी की खातिर वो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करने पर राजी नहीं हो सकता था। औलाद के लिए तो आदमी अपनी जान भी कुर्बान करने पर तैयार हो जाता है। वो बहुत परेशान था। उसने मुर्दा सी आवाज में मुझे बताया कि बंद जीप के उलटकर नाले में गिरने से और उसमें आग लगने की वजह से पाकिस्तानी डॉक्टर समेत 3 फौजी जलकर राख हो गए हैं। गार्ड्स वाली जीप के 2 सिपाही सांपों के डसने से मर गए हैं। नंद्रिकर सबसे ज्यादा पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर फरीदी की मौत के बायस परेशान था। मैंने फौरन उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा तुम फिक्र मत करो, अगर हम पाकिस्तानी दुश्मन के सर के बाल हासिल नहीं कर सके तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बच्चे के बदन से शंखनाग का जहर जायल करने के लिए शीशनाग का अमल करूंगा। लांस नायक ने बेताबी से पूछा, गुरुजी क्या शीशनाग के अमल से मेरे नंदू के जिस्म से शंखनाग का जहर खत्म हो जाएगा? मैंने कहा, शीशनाग का अमल तो सबसे बड़ा अमल है बेटे, अगरचे इसके लिए 1 हफ्ता मुझे किसी पहाड़ की चोटी पर चुप का व्रत रखना होगा, लेकिन उसके बाद तुम्हारे सारे खानदान में फिर कभी शंखनाग किसी को नहीं सूंघ सकेगा। लांस नायक खुश हो गया, तो महाराज कब शुरू करेंगे आप अपना अमल? मैंने उसे बताया कि मैं कल ही पहाड़ियों में निकल जाऊंगा। अपने बच्चे की जिंदगी के बारे में जब वो मुतमईन हो गया तो कहने लगा, पाकिस्तानी कैदी के साथ ही कहीं घात लगाए बैठे थे। हैरत की बात है कि उनके साथ एक सपेरन किस्म की औरत भी थी जिसको फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। उस औरत ने हमारे जवानों पर जहरीले सांप फेंके थे। मैं खामोशी और बज़ाहिर हैरानी से उसकी गुफ्तगू सुनता रहा। मामला नाजुक सूरत इख्तियार कर चुका था। सुबह लांस नायक को छावनी जाना था, उसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से था। वो यकीनन सिद्धा को देख लेगा और फिर मेरा पोल भी खुल जाएगा। मगर मैंने लांस नायक के घर से मुंह अंधेरे फरार हो जाने का मंसूबा बना रखा था। नंद्रिकर की बातों से ये भी मालूम हुआ कि फौज ने सारे चांदपुर को घेरे में ले लिया है और घर घर की तलाशी ली जा रही है। ये बात इंतहाई खतरनाक थी, लेकिन मैं महफूज था।
क्योंकि लांस नायक सिर्फ अपने बच्चे की वजह से किसी फौजी को अंदर आने का मौका नहीं दे सकता था। ताहम ये सारा तहफ़्फ़ुज़ रात ही रात के लिए था। सुबह होने से पहले मुझे हर हालत में लांस नायक के क्वार्टर से फरार होना था, क्योंकि सुबह दिन निकलने पर लांस नायक पर मेरी असल हैसियत का आश्कार हो जाने का कवी एहतमाल था। और फिर कोई पता नहीं था कि लांस नायक पर भारत माता की मोहब्बत गालिब आ जाए और वो मुझे गिरफ्तार करवा दे। अब मेरा दिमाग इस अमर पर गौर कर रहा था कि अगर चांदपुर को फौज ने घेरे में ले रखा है तो मैं किस तरफ से और किस तरीके से निकलूंगा। सिद्धा के बारे में भी तशवीश थी। एक बात का अगरचे मुझे यकीन था कि वो मेरा नाम कभी नहीं लेगी, ताहम मिलिट्री इंटेलिजेंस उस पर जिस घिनौने किस्म के तशद्दुद करेगी उसकी भी मुझे परेशानी थी। खाने के बाद मैंने लांस नायक और उसकी पत्नी को सामने बिठा लिया